हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हिंदी। पिछले वीडियो में हमने हिंदी भाषा के बारे में चर्चा की थी। आज हम स्वरों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है कि स्वर की आखिरकार परिभाषा क्या होती है, तो यहाँ परिभाषा लिखी हुई कि वह वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये नीचे इनकी मात्रा दी हुई है। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ओ की मात्रा, बड़ा ओ की मात्रा, रे की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। सबसे पहले अपन बात करेंगे स्वर, जिनका उच्चारण होता है स्वतंत्र रूप से। जब इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होगा, यानी जो अपने फेफड़ों से वायु आएगी वो बिना किसी अवरोध के सीधी बाहर आएगी, इसलिए इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। और हमने देखा कि ये स्वर होते हैं। और आगे देखते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है और मात्राओं की संख्या 10 होती है। मात्राओं की संख्या 10 कैसे, वो अपन आगे देखते हैं कि 10 कैसे होती है। यहाँ दिखाया भी गया है कि ए स्वर है जिसके कोई मात्रा नहीं है, और बाकी सभी स्वर है जिनके सभी की मात्राएं लगी हुई है या नीचे लिखी हुई है। देख सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहाँ हमने नोट भी लगाया हुआ है कि ए मात्रिक स्वर है। ए मात्रिक का मतलब होता है कि जिसके मात्रा नहीं होती है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। नोट, री को विवादित स्वर माना जाता है क्योंकि री तथा री का उच्चारण समान होता है, इसलिए इसको विवादित स्वर माना जाता है। एकमात्र विवादित स्वर री को माना जाता है। आगे अपन देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। इसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, तो हमने उस उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा है। पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा संधि स्वर। और हमने संधि स्वरों को भी फिर दो भागों में बांट दिया है कि एक तो दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। सबसे पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया था। उसमें पहला तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मूल रूप से दो मोटे तौर पर बांटे गए। फिर संधि स्वर को दो भागों में बांटा, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब इसमें कौन कौन से स्वर है वो देखते हैं। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर है, ए ई उ और री। और दीर्घ स्वर में आ ई और उ। संयुक्त स्वर में 4 स्वर आते हैं। कौन कौन से, ए ऐ ओ और औ, ये 4 स्वर आते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि स्वर बने कैसे आखिरकार, क्योंकि मूल स्वर तो अपने 4 ही थे, ए ई उ और री। जब हिंदी भाषा का निर्माण हुआ तो आगे भी स्वरों का विकास हुआ और इनका निर्माण हुआ। जैसे ये ए प्लस ए मिलकर क्या बनता है, आ। इनको ध्यान रखना होगा कि ए प्लस ए मिलकर क्या बनेगा, आ। फिर आगे अपन देखते हैं कि ई प्लस ई मिलकर क्या बनेगी, बड़ी ई। फिर आगे देखते हैं कि ओ और ओ मिलकर के क्या बनेगा, बड़ा ओ। इसी तरह हमारे स्वर बने हैं आ ई और उ। आगे देखते हैं
क्योंकि 4 स्वर तो अपने पहले थे, मूल स्वर ए ई उ और री। उसके बाद ये 3 स्वर बनाए गए, ए प्लस ए से, ई प्लस ई से और उ प्लस उ से, बढ़ाओ। तो 4 तो पहले के और प्लस ये 3 कितने हो गए? 7 स्वर हो गए। आगे देखते हैं। कि जो आ प्लस ई ये दोनों मिलकर क्या बनाते? ए। फिर आ प्लस उ मिलकर क्या बनाते? ओ। फिर ए या आ में प्लस होता ए, इससे बनता आई। और ए या आ में प्लस होता है ओ, इससे बनता है आओ। इस प्रकार 4 प्लस 3 7 स्वर हो गए थे, और साथ में हम 4 जोड़ेंगे। 7 प्लस 4 बराबर हमारे सामने 11 स्वर आते हैं, जो अपने स्वर हैं। आगे देखते हैं कि अपन ने शुरुआत में चर्चा की थी मूल स्वर, है ना। तो मूल स्वर और ह्रस्व स्वर कहते किससे है, इनके बारे में देखते हैं। ये मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, यह अन्य स्वरों से मिलकर नहीं बने होता है। मूल स्वर स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इन्हें स्वतंत्र स्वर कहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये अन्य स्वरों से मिलकर नहीं बने होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। दूसरी बात यह है कि मूल स्वर स्वतंत्र होते हैं, इन्हें स्वतंत्र स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, इनके उपनाम क्या क्या है, इनके उपनाम देखते हैं। पहला उपनाम आएगा मुख्य स्वर कहते हैं इनको। दूसरा उपनाम आएगा ह्रस्व स्वर कहते हैं। तीसरा उपनाम आएगा लघु स्वर। चौथा उपनाम आएगा प्राथमिक स्वर। तो ये इनके उपनाम हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम स्वरों की इनकी संख्या कितनी होती है। मूल स्वरों की आखिरकार संख्या होती कितनी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। ये मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। जैसे ए ई उ और री, ये मूल स्वर है। आगे देखते हैं कि दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की क्या परिभाषा है? दो समान स्वरों से मिलकर बने स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। यहाँ गौर से देखेंगे तो यहाँ लिखा रहा दो समान स्वरों से मिलकर बने स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। तो समान स्वर कौन कौन से? जैसे हमने पिछले में देखा था कि दो समान स्वर, ये यहाँ देखो, ये दोनों समान स्वर है। ये इन दोनों समान स्वरों से मिलकर बने स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ये ओ बड़ा ओ है, ये बड़ी है और ये आ है, तो ये क्या है? दीर्घ स्वर। आगे देखते हैं है। दीर्घ स्वर की चर्चा हमने कर ली थी। अब आते संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर के बारे में चर्चा करेंगे कि दो असमान स्वरों से मिलकर बने स्वरों को, दो असमान स्वरों से मिलकर बने स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। तो यह अपने सामने आया कि असमान स्वर, क्या आया? असमान स्वर। क्या आया हुआ है अपने सामने? असमान स्वर। थोड़ा मैं चेंज करता हूँ इसे। ये दो असमान स्वर, क्या है? असमान स्वर, ये याद रखना है। तो ये असमान स्वरों से मिलकर बने, वो कैसे? वो देखते पिछले पेज पर कि ये देखो, यहाँ देखो कि दो असमान स्वर है, आ प्लस ई, ये और ये। क्योंकि यहाँ तो समान थे ऊपर और तरफ हमने देखे थे, और ये असमान है, ये चारों असमान है। इसलिए संयुक्त
स्वर की परिभाषा होती है कि दो असमान स्वरों से मिलकर बने स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। अब देखते हैं इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? ए, ओ, आई और औ। आगे देखते हैं कि क्या नोट लगा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि दीर्घ तथा संयुक्त स्वरों को संधि स्वर या सांध्य स्वर भी कहा जाता है। जो दीर्घ स्वर होते हैं और संयुक्त स्वर होते हैं, इन दोनों को क्या कहा जाता है? संधि या सांध्य स्वर भी कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ शुरुआत में देख लिया था, इनको ये देखिए, एक तो ये दीर्घ स्वर है और एक और संयुक्त स्वर है। इनको क्या कहा गया? दोनों को मिलाकर के संधि स्वर। संधि स्वर इसलिए कहा गया जैसे दीर्घ स्वर है तो ये ए प्लस ए आ से बना है, तो इसमें क्या हुई? संधि हुई जब भी आ बना है। आगे देखते संयुक्त स्वर कि संयुक्त स्वर को भी संधि स्वर कैसे कहा गया है। तो ये देखिए, ये इसमें भी अ या आ में ए जोड़ा गया तभी हमारा आई बना। इसके बाद यहाँ देखते अ या आ में ओ जोड़ा गया तभी हमारा ओ बना। तो यहाँ भी संधि हुई तभी तो ओ बना। इसलिए इन दोनों को संधि स्वर कहा जाता है। ये हमें पता रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला नोट देखते हैं अपन कि ए प्रधान स्वर या प्रथम स्वर। क्या लिखा हुआ है? ए प्रधान स्वर या प्रथम स्वर। क्या है? या तो प्रधान है या प्रथम स्वर है। कौन है? जबकि औ अंतिम स्वर है। हमने पहले भी देखा है कि ऐसे स्वर की शुरुआत होती है और औ पर खत्म होते हैं। तो ये तो पहला होगा इसे और ये अंतिम स्वर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखते हैं कि मात्राओं के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो कौन कौन सा वर्गीकरण किया कि मात्रा के आधार पर स्वरों का? एक वर्गीकरण तो ये है और दूसरा वर्गीकरण ये है। तो कितने भागों में बांटा गया मात्रा के अंदर? 2 भागों में, एक मात्रिक और द्विमात्रिक स्वर। आइए इनकी परिभाषा पर चर्चा करते हैं। एक मात्रिक स्वर वह स्वर जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। जैसे ए मात्रिक स्वर में 4 स्वर आता है, ए, ई, उ और री। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं द्विमात्रिक स्वर। ये वह स्वर जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, उसे द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ। यहाँ देखते हैं अपन कि हमारे सुर कितने हो गए टोटल। तो 4 तो ये है, 4 प्लस 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे सुर आ गए 11। टोटल हमारे स्वर सही रह रहे और एक मात्रिक स्वर और द्विमात्रिक स्वर मात्रा के आधार पर हमने ये वर्गीकरण भी देख लिया। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बने रहिए हमारे साथ।